8 अगस्त की रात को कोलकाता में बड़ी ही दरिंदगी और शर्मिंदगी भरी कहानी सामने आती है, जिसके द्वारा पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ता है। और हद तो तब हो जाती है जब कातिल आंखों के सामने होने के बावजूद बार बार इस केस में नई नई कहानी बनाने की कोशिश की जाती है। कभी अननेचुरल डेथ, आत्महत्या, रेप तो कभी गैंगरेप बताकर लोगों को गुमराह किया जाता है। और इस सब में पूरे 14 दिन बाद जूनियर डॉक्टर की फॉरेंसिक रिपोर्ट इन सभी दावों को खारिज करते हुए असली कहानी सामने लाती है। और वही कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और ये कहानी उसी फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर है जो 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। दोस्तों, 8 अगस्त को जूनियर डॉक्टर का कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बड़ी ही दरिंदगी से रेप और कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद इस केस को लेकर लोगों में गुस्सा इतना बढ़ गया था कि लोग और सभी डॉक्टरों द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए गए थे, जिसके चलते पुलिस और कोलकाता सरकार को इसके प्रति एक्शन में आना पड़ा। और पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की। और सबसे पहले सेमिनार हॉल, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, वहां से बरामद ब्लूटूथ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस संजय रॉय नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू करती है। जब इस संजय रॉय नाम के व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये बड़ी ही संवेदनशील प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो औरतों को लेकर घृणा का भाव रखता है। इसकी वजह से ही इसकी 3 शादियां हुई, जिसमें से इसकी 2 पत्नियां इसके इसी बर्ताव के कारण उसे छोड़कर चली गई और एक पत्नी का किसी बीमारी के चलते देहांत हो गया था। इसकी एक माँ भी है जो अकेली रहती है। कोलकाता पुलिस के द्वारा इस केस में हुई बहुत सी खामियों के चलते और परिवार के द्वारा उठ रहे कुछ सवालों के चलते इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। और इसके बाद सीबीआई इस केस की जांच शुरू करती है। लेकिन सीबीआई के लिए भी इसकी जांच करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कोलकाता पुलिस और हॉस्पिटल के द्वारा इस केस में ऐसी ऐसी गलतियां हुई थी जिसके चलते कातिल तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। जैसे क्राइम सीन को आम लोगों की पहुंच से दूर ना रखना, क्योंकि जहां पर या कहे जिस सेमिनार हॉल में डॉक्टर की लाश मिली थी उस जगह को सील नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वहां से कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस मिलना इतना आसान नहीं था। इस केस की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ द्वारा इसे सुना जाता है और खुद चीफ जस्टिस जे.वाई. चंद्रचूड़ इस केस को लेकर कुछ सवाल उठाते हैं। कोलकाता सरकार की तरफ से इस केस की पैरवी जाने माने वकील कपिल सिब्बल करते हैं और जूनियर डॉक्टर के केस में पहली बार सरकार और हॉस्पिटल के बर्ताव पर सवाल किए जाते हैं, जो इस केस में हुई बड़ी लापरवाही को सामने लाकर खड़े कर देते हैं। जैसे चीफ जस्टिस पूछते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर की लाश को सबसे पहले किसने और कितने बजे देखा। जवाब आता है सुबह 6 बजे हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा देखा गया। फिर पूछा जाता है कि घरवालों को इसकी सूचना कब दी गई, तो बताया जाता है सुबह 10:30 बजे। इसके बाद सवाल आता है कि घरवालों को इतने घंटे इंतजार क्यों करवाया। इसके बाद सवाल आता है पोस्टमार्टम कब कराया गया और एफआईआर कब की गई, तो जवाब आता है पहले पोस्टमार्टम करवाया, फिर रात के 11:45 पर लड़की के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। फिर पूछा गया कि लड़की की बॉडी को माता पिता को कब सौंपा गया, तो जवाब आता है रात के लगभग 8:30 बजे। इन सभी सवालों के जवाबों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, जिनका सरकार के पास कोई जवाब नहीं मिल पाता है। जैसे कानूनी तौर पर जब कोई अप्रिय घटना होती है तो सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज कराई जाती है, पंचनामा भरा जाता है और इसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाता है और उसके बाद घरवालों को सौंपा जाता है। लेकिन इस केस में सब कुछ उलट पुलट कर दिया जाता है और हर एक कार्यवाही में घंटों घंटों का समय लगाया जाता है। इस सब से ये साबित हो जाता है कि ये हत्या जितनी दरिंदगी से की गई थी उतनी ही गंभीरता से इस पर ध्यान नहीं दिया गया था और इस केस को दबाने की पश्चिम बंगाल की तरफ से पूरी कोशिशें की गई थी। इस मामले में कई ऑडियो क्लिप भी वायरल होती है,
जो ये दावा करती है कि इस केस में 7 डॉक्टरों के द्वारा दरिंदगी की गई है। इस केस को लेकर एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आती है कि जिस हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई, वहाँ पर अश्लील फिल्मों का एक रैकेट चलाया जा रहा था। इस केस में सीबीआई आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को भी पूछताछ के लिए बुलाती है, जिसका ट्रांसफ़र इस घटना के कुछ घंटों बाद ही पास के ही एक हॉस्पिटल में हो जाता है। इसके जवाब में संदीप घोष ये बताते हैं कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में इल्लीगल रैकेट चलता है और इस रैकेट में सरकार से जुड़े बड़े डॉक्टर भी शामिल हैं। इस इल्लीगल रैकेट का जिक्र पीड़िता की डायरी में भी होता है, जिसकी सूचना ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता देते हैं। अब इस केस में बहुत सी कहानियां गढ़ी जा रही थी, जिसने इस केस को उलझा कर रख दिया था और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस केस में आगे क्या होने वाला है। कई सवाल ये भी थे कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था या फिर गैंगरेप। इसका खुलासा करने के लिए इंतज़ार था तो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट का, जिससे ये साबित हो सकता था कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या फिर गैंगरेप। इसके बाद इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और खुलासा होता है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस रात क्या हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनी डॉक्टर के शरीर में उसके डीएनए के अलावा इस केस के मुख्य आरोपी करार किए गए संजय रॉय का डीएनए मिलता है। बाकी किसी का भी डीएनए उसके शरीर में नहीं मिलता है। इससे ये साबित हो जाता है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया है और ये संजय रॉय ने ही किया है। लेकिन अब ये भी बड़े सवाल इस केस में लेकर उठ रहे हैं कि यदि संजय रॉय अकेला व्यक्ति था जिसने ये हैवानियत की है, तो क्या उस हॉस्पिटल में किसी को भी उस चीखती, रोती, बिलखती लड़की की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी? और ट्रेनी डॉक्टर के वो दोस्त जिनके साथ उसने उस रात खाना खाया था, वो उसे वहाँ छोड़कर कहाँ चले गए? इन सभी सवालों के जवाब सीबीआई अभी भी खोज रही है। और दोस्तों, अंत में हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग घर की बेटियों को सुरक्षित रखने के अलावा घर के बेटों को भी कुछ सवाल करके घर से बाहर भेजें।